इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और इसमें कैसे आए? बिजनेस करने वाला लड़का होता है निकम्मा। बिजनेस वो करता है जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता और उसके बाद वो पैसे डुबो देता है अपने घर वालों के। ओके। और वो रोड पे आ जाएगा, फिर वो कहीं अंडे की रेहड़ी लगाएगा या किसी ढाबे को चलाएगा, राइट, या किसी परचून की दुकान पे जाके बैठेगा। अच्छा आशीष भाई, ये बताइए कि आज के टाइम में हर इंसान को क्रिएटर बनना है, इन्फ्लुएंसर बनना है, और वो बनने के लिए वो किसी भी हद तक जा रहे हैं, चाहे वो जमीन में गिरना हो, नाली में गिरना हो, या किसी को मारना हो। और जो दिखा रहे हैं रोडों पे तो फ्री में दिखाते थे, यहाँ उन्हें पैसा मिल रहा है। राइट, तो पागलों की कमी तो कहीं नहीं है। जो अच्छे कंटेंट बनाते हैं या बनाते थे, उनकी वैल्यू कम हो रही है। अब आप ये कहना चाहोगे कि उनको वैल्यू यूं नहीं मिल रही, वो बिग बॉस में नहीं जा रहे? अरे बिग बॉस में अच्छे लोग नहीं जाते। आज के क्रिएटर ऐसी क्या मिस्टेक कर रहे हैं जो उनको व्यूज मिलने में और फॉलोअर्स मिलने में प्रॉब्लम हो रही है, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस? आज के क्रिएटर्स का सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, वो ट्रेंड के अकॉर्डिंग नहीं चलते बहुत सारे लोग। तो जबरदस्ती मुझे रेंज रोवर दिलवाई गई है ताकि लगे ओके कि यार कहीं जाए तो लगना चाहिए कोई बंदा आया है। हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन शिराज खान शो में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज जिस शख्सियत से मैं आपको मिलाने वाला हूं वो करते हैं इन्फ्लुएंसर एंड क्रिएटर्स के दिलों पे राज। नाम है उनका आशीष भारद्वाज, द सीईओ ऑफ सोशियोपूल। कैसे हैं आशीष जी आप? बहुत बढ़िया, आपने मुझे बुलाया अपने शो पे, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। बाकी आपसे मिलके मुझे बड़ा अच्छा लगा। हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है, आज एक ऐसी शख्सियत से मैं आपको मिलाने वाला हूं, और ये उन लोगों के लिए जो स्पेशली हमें यूट्यूब पे, फेसबुक पे और स्पेशली इंस्टाग्राम पे देखते हैं, क्योंकि ये वो हैं जो सबको बनाते हैं। सारे इन्फ्लुएंसर्स की जान है, क्रिएटर्स की जान है, और इतने लाखों क्रिएटर्स को बनाया है। तो ये सबसे पहले जर्नी के बारे में बता दें, कहाँ से शुरू हुई और आपने क्यों आज मतलब ये जमाना ये चूज किया कि यार डिजिटल मार्केटिंग का कुछ काम किया जाए और लोगों को बनाया जाए। अच्छा, पहले तो मैं आपको एक चीज छोटी सी क्लियर करना चाहता हूँ कि मैंने किसी को बनाया नहीं है, बनते लोग अपने आप हैं। एग्जैक्टली। हम सिर्फ एक राह दिखाने वाले इंसान हैं कि जो लोगों को एक सही रास्ता दिखाते हैं, सही जगह उन्हें ट्रेन करते हैं, जहां उनकी गलतियां होती है उनको इम्प्रोवाइज करवाते हैं। सिर्फ ये छोटा सा हमारा काम है। सेकंड, हम डिजिटल मार्केटिंग नहीं करते, वी ओनली डू इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। और मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो इंडिया में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक्चुअल में स्टार्ट करने वाला मैं हूं। मैंने अपनी जिंदगी का फर्स्ट कैंपेन जो किया था वो किया था हर्ष बेनीवाल के साथ। ओके। हर्ष बेनीवाल की लाइफ का वो पहला इन्फ्लुएंसर कैंपेन था, मेरी लाइफ का वो पहला इन्फ्लुएंसर कैंपेन था। मुझे लगता है शायद इस इंडस्ट्री का भी पहला इन्फ्लुएंसर कैंपेन वही था। उसके बाद धीरे धीरे मैंने और लोगों के साथ भी स्टार्ट किया, तो इसमें बहुत बड़े बड़े नाम आते हैं, रियल हेट, नजर बट्टू, आशकीन, ऋषभ राणा और मतलब अमित बड़ाना, मतलब सबके साथ ही काम किया मैंने उसके बाद, और आज तक करते आ रहे हैं। भुवन बाम से लेके कैरी मिनाटी, मतलब हर किसी क्रिएटर के साथ, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, हमने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काम किया ही है। तो कभी आपने सोचा था कि सोशियोपूल जो आप एक छोटी सी एक स्टार्टअप को लेके शुरू किया था, और आपके दिमाग में ये भी नहीं था कि ये सक्सेस होगा या ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी? ये बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि जिस एज में और जिस टाइम पे आपने शुरू किया था वहाँ हर इंसान को अपना करियर सेटल करना होता है, तो ये कहीं ना कहीं आपने एक बहुत बड़ा रिस्क भी लिया था। तो आप कितने कॉन्फिडेंट थे इसको लेकर? मेरे साथ कॉन्फिडेंस की ऐसी बात थी कि मैंने सोच रखा था कि जिंदगी में या तो यही करना है तो यही करना है, मतलब सेकंड ऑप्शन था ही नहीं। क्योंकि सेकंड ऑप्शन मेरे पास सीए था, वो मैं छोड़ चुका था। ओके। सीए फाइनल में आके मैंने सीए छोड़ दी कि अपना सेकंड ऑप्शन मैंने खत्म ही कर दिया कि है ही नहीं। अब तो बचा ओनली वन ऑप्शन। तो जब आदमी पे एक ही ऑप्शन होता है तो फिर समझ नहीं आता ना क्या करियर के लिए सही है क्या गलत। अब तो यही है कि भाई जो है ये है, यही करना है, यहीं से कमाना है, यहीं से खाना है। बस ये था कि हमें नहीं पता था कि हम इतने बड़े बन जाएंगे। राइट। हमारे लिए तो ये रहा कि 50,000 महीने का आ जाए, वो तो खर्चा निकल जाएगा, कमा लेंगे, घर वाले खुश हो जाएंगे, बस इतना कमा के हम खुश थे। लेकिन वो तो किस्मत कुछ और चाहती थी। एग्जैक्टली। हमें अपने आप रास्ते मिलते गए और हम वहां से आज यहाँ पहुंच गए। अच्छा आशीष जी, एक बात बताइए मेरे को, क्योंकि आशीष भारद्वाज जो एक कंपनी, जो आपने बोला इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की एक बहुत बड़ी कंपनी, इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी आप रन कर रहे हो, मगर उससे पहले की जर्नी जो ये प्रोफेशनल सब जानते हैं, पर्सनल में आशीष कैसे थे, कहाँ बॉर्न हुए, स्टडी कहाँ की और कहाँ से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, क्योंकि पर्सनली आपको बहुत कम लोग को पता है इसके बारे में। पर्सनली मैं एक बहुत ही छोटे एरिया से निकला हूँ। दिल्ली में नांगलोई है, नांगलोई में भी एक ही बहुत छोटा एरिया विना इनक्लेव करके एक बहुत छोटी कॉलोनी कहेंगे उसे। और वो भी लोकल कॉलोनी, जो ज्यादा जहाँ पे बसावट नहीं थी, जहाँ पे ज्यादातर माइग्रेंट्स वर्कर ज्यादा रहते थे जो कि बिहार झारखंड से आते थे। वो एरिया हमारा पूरा वैसा ही था, तो ज्यादा डेवलप नहीं था। करेक्ट।
पानी की समस्याएं थी, शीवर की समस्याएं थी। मुझे आज भी याद है, जब मैं बच्चा था तो हम साइकिल पे जाके पानी की कैने भर भर के लेके आते थे घर में ताकि हम मीठा पानी पी सके। अच्छा। तो ऐसी समस्याएं जो हमने झेली, हम उस एरिया से निकल के आए। फिर वहीं पे हमारे कॉलोनी में एक गांव का स्कूल था, वहाँ से 10th तक मैंने स्टडी की। फिर इतने घर वालों का भी थोड़ा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई, उन्होंने मुझे थोड़े अच्छे स्कूल में करा दिया, डीएवी में 11th-12th में। वहाँ थोड़ी मेरी सोच बदली, क्योंकि गाँव के स्कूल तक सोच अलग थी। एग्जैक्टली। वहाँ तक तो ये लगता था कि भाई हर किसी को क्या होता है, कोई पूछता तो बड़े को क्या बनना है, सबको ये होता है दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बनेंगे। तो आप भी यही बनना चाहते थे? सब यही बनना चाहते थे वहाँ क्लास में। ओके। मतलब गाँव वालों में तो यही होता है ना, फोर्स में जाना है। एग्जैक्टली। नहीं, आजकल ऐसा होता है ना, स्पोर्ट्स में भी जाना पसंद करते हैं बच्चे। जो ज्यादातर होते हैं वो सोच रहे हैं स्पोर्ट्स में जाएं, या माँ बाप ने कह दिया गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर लेंगे। लेकिन गाँव के स्कूलों में ऐसा नहीं होता है। गाँव के स्कूलों में मोस्टली लड़कों की सोच ही होती है फोर्स में जाना है। ओके। वर्दी चाहिए, हमें वर्दी पहननी है देश के लिए। हाँ, देश के लिए। थोड़ा टोरा, पुलिस वाले, मतलब यही एक सोच होती है। पुलिस में जाना है, आर्मी में जाना है, मिलिट्री में जाना है, कहीं भी जाना है, यही मोस्टली लड़कों की सोच यही है गाँव के। एग्जैक्टली। तो मेरी भी वही थी। लेकिन जब मैं 11th-12th में डीएवी में गया, वहाँ थोड़ा हाई क्लास के बच्चों के बीच बैठना शुरू हुआ। वहाँ थोड़ा कोप अप करने में दिक्कत तो आई, लेकिन वहाँ सोच बदली। क्योंकि मेरी सोच तो वहीं तक थी कि कांस्टेबल बनना है, राइट। उनके लिए क्या था कि यार हमें बनना तो आईएएस बनना है। ओ, कोई डॉक्टर, कोई आईएएस, कोई इंजीनियर, कोई सीए बन रहा है। मतलब सोच में बड़ा फर्क आया ना, कि वहां पे तो सिर्फ हमें कांस्टेबल बनना था। एब्सोल्युटली। यहाँ इनको आईपीएस बन के एसीपी, डीसीपी इस रैंक पे पहुंचना है, या एसडीएम बनना है। राइट। तो वहाँ समझ आया कि नहीं भैया, सोच बदलो। फिर मैंने कहा नहीं यार, अब मैं कुछ बड़ा करूंगा। फिर मैंने सोचा मैं सीए करूंगा। अच्छा, आपने फिर वहां डिसाइड किया कि आप सीए बनेंगे? हाँ, तो फिर मैं सीए में एडमिशन ले लिया। अब सीए में एडमिशन करते करते क्या हुआ, अब सीए में आ गया, वहां पे मेरी दोस्ती और अच्छे लोगों से हो गई। अब वो बिजनेस कर रहे हैं, तो वहां समझ आया यार सीए बन के क्या मिलना है, अब बिजनेस करते हैं। तो वहां फिर मेरे कुछ दोस्तों ने बिजनेस किए, उनके अच्छे चले। तो मैंने भी सीए फाइनल में आके सोच लिया कि भाई मैं वहीं छोड़ दी। मैंने कहा मैं नहीं कर रहा आगे प्रोसीड, मैं तो बिजनेस करूंगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इसलिए आपको इंटरप्ट करूंगा। पहली बात कि घर वाले ऑब्वियसली माँ बाप का सब कुछ उन्होंने यहाँ तक लाके मेहनत की होती है, और आपने डिसाइड किया मैं एज अ करियर मैं सीए बनना चाहूंगा। फाइनल ईयर में आप सोचते हो मैं क्विट करूंगा, तो मॉम डैड ने कभी रोका नहीं, मना नहीं किया? ये बहुत बड़ा रिस्क था आपके लिए। बिल्कुल क्लियरली अगेंस्ट थे मेरे वो। हाँ भाई, उनके लिए था कि ये तो अपनी जिंदगी बर्बाद करने जा रहा है ना लड़का। एग्जैक्टली। क्योंकि मेरी पूरी फैमिली है सर्विस क्लास से। मेरे पूरी फैमिली मोस्टली क्या है, दिल्ली पुलिस में है। ओके। तो सब सर्विस क्लास वाले। उनके लिए बिजनेस करने वाला लड़का होता है निकम्मा। बिजनेस वो करता है जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता, और उसके बाद वो पैसे डुबो देता है अपने घर वालों के। ओके। और वो रोड पे आ जाएगा, फिर वो कहीं अंडे की रेहड़ी लगाएगा, या किसी ढाबे को चलाएगा, राइट, या किसी परचून की दुकान पे जाके बैठेगा। करेक्ट। तो उनका माइंडसेट यही था कि ये लड़का अब हमारा बर्बाद हो चुका है, अब ये खत्म हो चुका है, इसे अब जो करना करने दो, हाथ जोड़ लिया इससे। मतलब घर वाले ने हार मान ली थी कि भाई ठीक है, अब तुझे जो करना कर, तो खत्म है अब। और जो सीए फाइनल ईयर में आपके दिमाग में ये ख्याल आया कि चेंज तो करना है, बट क्या ख्याल था कि कहाँ जाना है, किस गली जाना है, किस दिशा में जाना है, ये माइंड में सेट था क्या पहले से आपका? नहीं, बस ये था कि बिजनेस करना है। तो बिजनेस में भी भाई, बिजनेस में तो बहुत लॉट ऑफ ऑप्शंस। हाँ, तो मैंने बहुत सारे ऑप्शंस ट्राई किए ना यहाँ तक आने से पहले। अच्छा, मैंने कम से 6-7 बिजनेस स्टार्ट किए। अच्छा, कहाँ से शुरुआत की? जो सीए फाइनल ईयर के बाद ही सबसे पहला आपने क्या मैंने सीए करते करते ना, मेरे को थोड़ा सा ये हो चुका था कि क्या है, फाइनेंशियली इतने नहीं थे स्ट्रांग, तो लेकिन दोस्त ऐसे बन चुके थे जिनके पास पैसे थे, वो खर्च करते थे, तो खुद को बड़ा इन्फीरियर फील होता था। तो मैं पार्ट टाइम बिजनेस करने लग गया था, पार्ट टाइम पैसे कमाना शुरू कर दिया था। तो पार्ट टाइम मैंने एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के साथ काम किया। ओके। वहां से पैसे कमाने शुरू करे, इवेंट्स करे, बहुत चीजें करी। रोडों पे खड़े होके जो वो नहीं होते 300 रुपए में रिचार्ज कराते हैं, अच्छा, वो हाँ। वो सब भी किया। फिर क्या हुआ कि मैंने समझा कि फिर उनसे बात हुई, मैंने अपनी नीचे टीम बनानी शुरू कर दी, टीम लीडर बन गया मैं। वेरी गुड। क्या मैं काम नहीं करूंगा, नीचे काम कराऊंगा? हाँ, क्योंकि मुझसे काम होता नहीं है, मैं फैक्टफुली बताऊं। मैं थोड़े दिन तो काम कर लेता हूँ, मुझे समझ आता है यार मेरे बस की नहीं है, मुझे फिर टीम चाहिए। मगर आज कोई यकीन नहीं करेगा कि आपको काम करने का पसंद नहीं है। हाँ, क्योंकि आपने इतना बड़ा एम्पायर जो खड़ा किया है। और आपको एक और बात बता दूं बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि भाई जीरो से लेकर हीरो तक की जर्नी, और जीरो से लेकर मतलब मोर देन 50 करोड़ अराउंड की जर्नी अगर आशीष भारद्वाज ने तय की है, तो उसके पीछे बहुत ही बढ़िया माइंडसेट है। तो वही जर्नी मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो आपको भी सुनना चाहिए ध्यान से, क्योंकि शायद हो सकता है, यू नेवर नो, आपकी लाइफ भी इसी तरह ड्रास्टिक चेंज लेकर आ सके। तो आपने ये सब किया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, और इसमें कैसे आए? मैंने बताया ना, मैंने एक इवेंट कंपनी स्टार्ट की। हाँ। वहां पे समझ आया कि यार बहुत धक्के खाने पड़ रहे हैं। इवेंट कंपनी में काम किया था पहले मैंने, तो एज ए बांटते हुए, फिर इसका टीम बनाई, टीम लीडर बना, फिर मैंने खुद की एक इवेंट कंपनी खोली। ओके। इवेंट प्रोजेक्ट्स, लेकिन स्टिल सेटिस्फेक्शन नहीं थी, क्योंकि मैं जो देखता था
पेटीएम, मैं देखता था फ्लिपकार्ट। अब मुझे इन जैसा बनना था। मैं देखता था ओला, मैं देखता था उबर, स्टार्टअप्स। हाँ, तो मुझे लगता था यार नहीं, यहाँ कब तक धक्के खाऊंगा। तो फिर स्टार्टअप स्टार्ट करने के चक्कर में मैंने एक ऑनलाइन कबाड़ी वाला करके वेबसाइट स्टार्ट करी। उससे पहले मैंने कई और चीजें स्टार्ट की थी, जैसे एक मैंने अर्बन किराना करके करी थी कि भाई ये जब तक ब्लिंकिट वगैरह आए भी नहीं थे मार्केट में, तो उस टाइप की मैंने एक ऐप बनाई थी, लेकिन पैसे नहीं थे जेब में। किस सन में की बात कर रहे हैं आप? ये मैं बात कर रहा हूँ 2013 की। 2013 की। 13 उस टाइम की। 13 पे ब्लिंकिट वगैरह थी भी नहीं। उस टाइम मैंने सोचा था कि इस टाइप की एक वेबसाइट स्टार्ट करूंगा। जोड़ा भी 2-3 पार्टनर बनाए, लेकिन सब क्विट कर जाते बाद में। फिर मैं अकेला रह गया। फिर मैंने ऐसी 1-2 कंपनियां और स्टार्ट करी। पार्टनरशिप स्टार्ट करता, 2 महीने में लॉस होते, सब भाग जाते, बंद कर दिया। तो फिर ऐसे एक ऑनलाइन कबाड़ी वाला करके मैंने स्टार्ट की। वहां से उसकी मार्केटिंग के लिए मैंने एक यूट्यूबर को यूज किया था। तो उससे क्या रिजल्ट आ गया, तब मुझे समझ आया कि यहाँ के तो पैसे है नहीं मेरे पास। इस धंधे को बंद करते हैं, ये स्टार्ट करते हैं। नहीं, मगर 2013-14 में अगर जब आपने ये इस अपने काम के लिए एक यूट्यूबर का इस्तेमाल किया, पर उस टाइम में तो एक जोन था, टीवी इंडस्ट्री या फिर बॉलीवुड का एक अच्छा दौर था। उस टाइम में लोग अगर प्रमोशन के लिए या फिर और 10 कामों के लिए प्रमोट करने के लिए बुलाते तो एक्टर्स को बुलाते थे। आपने यूट्यूबर्स क्यों चुने? मेरे पास एक दोस्त था ना मेरा। अच्छा, वो दोस्त मेरा पैसे नहीं थे ना, बिना पैसों के आया था। बिना पैसों के उसने कहा था कि भाई तेरी वेबसाइट का प्रमोशन कर देता हूँ, मेरे को कुछ खिला पिला दियो। मैंने कहा ठीक है यार, ठीक है। कौन दोस्त था, नाम बताना चाहेंगे? एक चैनल था आवारा बॉयज करके, उसमें हमने डाला था। अच्छा, वेरी गुड। यूट्यूब पे प्रैंक्स बनाते थे वो। ओके। तब आपको समझ में आ गया कि इन्फ्लुएंसर का बड़ा इम्पैक्ट है। हाँ, बट तब भी यूट्यूब इतना इम्पैक्टफुल नहीं था, लेकिन मुझे एक विजन समझ आ गया था। ओके। कि ये बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि लोग यूट्यूबर बनना शुरू हो चुके थे। ओके। डेली एक नया यूट्यूबर पैदा हो रहा था मार्केट में। बेसिकली हम यूट्यूबर, मैं गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ, एक कंटेंट क्रिएटर। कोई इंस्टाग्राम पे बना रहा था, कोई फेसबुक पे बना रहा था, कोई यूट्यूब पे बना रहा था। राइट। हर कोई अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कुछ ना कुछ काम कर रहे थे। राइट। तो वहां मुझे एक विजन समझ आता गया कि यार एक कुछ अलग है। अच्छा, उस टाइम में मीम पेजेस भी बहुत चलते थे, तो मीम पेजेस के थ्रू मार्केटिंग करना, ये भी नया नया था, तो हम ये भी कर रहे थे। ओके। तो मगर अब यहाँ पे आ गया था क्योंकि 2015 प्रेशर होता है, फैमिली का भी प्रेशर होता है, क्योंकि सेटल डाउन तो नहीं हुए थे अभी सिर्फ हमें कहाँ जाना है, कौन से प्रोफेशन को चूज करना है और फाइनली किसको चूज करना है, अभी हम इसी में कश्मकश में थे। तो आपने ये कब डिसाइड किया कि यार सोशियो पूल अब रजिस्टर्ड करनी है और अब इसको एज अ स्टार्टअप लेके चलना है? मैंने उसी दिन सोच लिया था जिस दिन मेरे को क्या कहते हैं 10,000 ऑर्डर आ गए थे। 10,000 ऑर्डर? ओके, जो आपकी वेबसाइट के? मेरी वेबसाइट पे 10,000 ऑर्डर्स जब आ गए थे ना, मैंने प्रमोशन करवाया था यूट्यूब चैनल पे। करेक्ट। अपने खुद के स्टार्टअप का। उसी दिन मुझे समझ आ गया था कि भाई इससे सस्ती मार्केटिंग नहीं है मार्केट में। ओके। तो लोग खरीदेंगे, बस मुझे बायर ढूंढना है। राइट। वो बायर ढूंढने में मुझे 1 साल लगा था। जब आपने अपनी वेबसाइट को कर दिया बंद, उसी दिन छोड़ दिया था मैंने। उसी दिन छोड़ दिया था? उसी दिन मैंने 10,000 ऑर्डर के बाद? पैसे नहीं थे ना पूरे करने के लिए। वाओ। ऑर्डर तो आगे फुलफिल करने के लिए, मेरे पास कंपनी रन करने के पैसे ही नहीं थे। मैं ऑलरेडी डेप्थ में था। मुझे उस दिन समझ आया कि भैया ये बंद करो, ये असली बिजनेस है। ओके। उसी दिन मैंने क्या किया, ऑनलाइन बैठा, मैंने बायर्स ढूंढने शुरू हुए। अगले ही दिन मैं एक बंदे के पास पहुंच गया पैकेज बेचने। उसी रात बैठ के मैंने पैकेजेस बनाए। मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनलों के साथ कांटेक्ट किया कि यार तुम्हें पैकेज बना के बेचूंगा। सब रेडी हो गए। ओके। लेकिन तब भी 1 साल लग गया मुझे फर्स्ट बायर ढूंढने में। अच्छा, तब आपको फर्स्ट बायर जब मिला 1 साल बाद, तो घर वालों का ये प्रेशर नहीं था यार क्या कर रहे हो, सही काम कर रहे हो? था। लेकिन तब भी क्या था, बीच बीच में हमें ना छोटे मोटे लोग मिलते रहते थे। एक असली बायर, तो मैंने आपको कहा ना, असली बायर मिलने में 1 साल लगा। लेकिन क्या होता था, जैसे अपने किसी दोस्त का प्रमोशन करा दिया मैंने, कोई सीए है, मैंने कहा यार तेरा प्रमोशन करा देता हूँ मीम मार्केटिंग में, तेरे को 4-5 ऑर्डर आ जाएंगे, 2,000 ऑर्डर आएंगे, तो 5,000 वहां से कमा लिया, 2,000 वहां से कमा लिया। ये छोटा मोटा मीम मार्केटिंग के थ्रू चलता रहता था। तो मीम मार्केटिंग में आ चुका था मैं तब तक। 1 साल मैंने मीम मार्केटिंग की थी। अच्छा, तो असली बायर आपके अकॉर्डिंग किसे कहते हैं? असली बायर वो जो 1 लाख रुपए दे रहा था, जिसमें मेरे को 50,000 रुपए बच रहे थे। वाह, ये कैच है कि मतलब एक डील में मैंने सीधा 50,000 रुपए कमाए थे। ओके। वहां से तो एक अलग ही बूस्टअप मिला होगा ना? वहां से बूस्टअप मिला, पॉजिटिव एनर्जी के नहीं अब तो ये करना ही है, फाइनल हो गया है। अच्छा आशीष भाई, ये बताइए कि आज के टाइम में हर इंसान को क्रिएटर बनना है, इन्फ्लुएंसर बनना है, ठीक है, और वो बनने के लिए वो किसी भी हद तक जा रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव या पॉजिटिव, या जमीन में गिरना हो, नाली में गिरना हो, या किसी को मारना हो। आप इसको किस तरीके से देखते हैं एज अ कंपनी, क्योंकि आपने बहुत इन्फ्लुएंसर्स को देखा भी है, बनाया भी है और सपोर्ट भी किया है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं बेसिकली ये कहना चाहूंगा कि आज के टाइम में ये सब चीजें कंटेंट, जनता को जो देखना पसंद है लोगों को दिखा रहे हैं। आपने देखा होगा कहीं पे झगड़ा हो रहा होता है, रोड पे कहीं चल रहे हो, एक बहुत बड़ी भीड़ सिर्फ वही देख रही है। कोई बंदा गिर गया,
नाले में पड़ा है, वो निकलने की कोशिश कर रहा है नाले में से, लोग खड़े होकर देख रहे हैं, कोई निकाल नहीं रहा। करेक्ट। ठीक है, कोई कुछ अजीब चीजें कर रहा है, पागल वाली हरकतें कर रहा है, लोग उसे खड़े होकर रोडों पे देख रहे हैं। अब ये सब चीजें स्टार्ट हो गई सोशल मीडिया पे। एग्जैक्टली। लोगों को रोडों पे भी देखना पसंद था, लोगों को सोशल मीडिया पे देखना पसंद नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा। तो जब देखेंगे तो फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे, व्यूज भी बढ़ेंगे, और जो दिखा रहे हैं रोडों पे तो फ्री में दिखाते थे, यहाँ उन्हें पैसा मिल रहा है। राइट। तो पागलों की कमी तो कहीं नहीं है। समझ रहे हो आप चीज? एग्जैक्टली। मतलब आपकी नजर में एक गुड क्रिएटर कौन होता है? मेरी नजर में एक गुड क्रिएटर वो होता है जो एक अच्छी प्रस्तुति दे एक अपने किरदार की, जिसकी लोग वाहवाही करें, एग्जैक्टली, तारीफें करें, चाहे व्यूज कम हो लेकिन उसकी तारीफें हर किसी के मुंह पे हो। राइट। जैसे अभी एक रिसेंट में एक नया क्रिएटर निकल गया है, पूरव झा। ओके। जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है क्योंकि उसने अपनी एक्टिंग से लोगों को दीवाना बना दिया। राइट। तो वो एक असली क्रिएटर है। कुछ अच्छे क्रिएटर ऐसे भी हैं जैसे ध्रुव राठी, जिन्होंने अपने कंटेंट के दम पे लोगों को दीवाना बना लिया। करेक्ट। अभी एक नया क्रिएटर निकल गया है समय रैना, जिसने अपनी कॉमेडी के दम पे, अपनी रोस्टिंग के दम पे दीवाना बनाया। तो ये एक अच्छी चीज है हम इनके बारे में, जिसके बारे में पब्लिक बात कर रही होती है अच्छे वे में। मगर आपको ऐसा नहीं लगता कि आज के दौर में लोग और ऑडियंस भी स्पेशली, मतलब वो उल्टी सीधी चीजें, चाहे कितना भी नेगेटिव, झगड़ा करना, एक दूसरे को मारना, ये भी कंटेंट में इन्वॉल्व हो गया। इनफैक्ट लोग इसको प्री प्लान भी करते हैं या फिर ये नेचुरल होता है? मतलब इसके बारे में हमें थोड़ा सा जानना है, आप थोड़ा इसकी रोशनी डाल दें। होता है कुछ परसेंट रियलिटी भी होती है और मैं कहूंगा 90% स्क्रिप्टेड ही होता है। 90% स्क्रिप्टेड होता है। वरना एक बात हो, आपको मुझसे लड़ना है, राइट, आप सीधा मेरे घर आओगे, मुझे मार पीट के चले जाओगे ना। करेक्ट। वीडियो तो नहीं बना के डालोगे, आपने वीडियो बना के डाली, अब मैंने वीडियो बना के डाली। हाँ, समझ जाओ ना, जनता पागल है, लेकिन पागल ही क्या है, जनता को भी तो मजा आ रहा है, एक दूसरे को गाली बकते हैं। आप एक बात समझो, हम जब स्कूल में थे, हम क्लासरूम में थे, दो दोस्तों की लड़ाई हो गई गंदी, सब मजे से ग्रुप बना के देगा, देखो अभी इसको ऐसे बकेगा, अभी इसको ये गाली बकेगा, अभी रुक, ये गुद्दी पकड़ ली इसकी, अरे चलो चलो स्कूल के बाहर ना इनकी लड़ाई होगी गली के वहां। एग्जैक्टली। स्कूल के बाहर लड़ाई फिक्स हो जाती थी कि भाई चल बाहर लड़ेंगे, स्कूल में लड़ नहीं सकते, तो पूरा स्कूल खड़ा होता था देखने के लिए लड़ाई, राइट, कि लड़ेंगे। हाँ। तो ये वही तो ड्रामा है, बस ये सोशल मीडिया पे हो रहा है सब कुछ। मगर आपको नहीं लगता कि अब जो अच्छे कंटेंट बनाते हैं या बनाते थे, उनकी वैल्यू कम हो रही है? क्योंकि इस तरीके के कंटेंट अगर बनेंगे, उनकी वैल्यू तो पूरी है, उनकी कहां से कम हो रही है? बस ये है कि इनको भी वैल्यू मिल रही है। ओके। उनकी वैल्यू तो वही है जहां थी। अब आप ये कहना चाहोगे कि उनको वैल्यू यूं नहीं मिल रही, वो बिग बॉस में नहीं जा रहे? अरे बिग बॉस में अच्छे लोग नहीं जाते। अच्छा, मतलब आपका कहना ये बहुत बड़ी आपने दलील दे दी है कि बिग बॉस में अच्छे लोग नहीं जाते। आज के टाइम में सोशल मीडिया से जितना जनरली लोगों को उठा रहा है, वो लोग हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं। करेक्ट। वो नहीं है जो टैलेंटेड है। तो मतलब कहीं ना कहीं अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और इन्फ्लुएंसर का इतना ज्यादा इंपैक्ट हो गया है, जो बिग बॉस भी मजबूर हो गया अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए इनको लेकर आना। बिल्कुल, पहले टीआरपी के लिए वो उठा के लाते थे जो लोग कभी वैसे वायरल हो जाते थे, जैसे वो ढिंचक पूजा को लेके आए थे एक टाइम पे। एग्जैक्टली। हमेशा से आप देखोगे वो एक चोर था, बंटी चोर, उसको लेके आए थे। ये जानबूझ के कंट्रोवर्शियल लोगों को लेके आते हैं। इन्हें हर शो में एक कंट्रोवर्शियल बंदा चाहिए ही चाहिए, तो अब वो कंट्रोवर्शियल बंदा इन्हें यहाँ से मिल जाता है। तो जितने भी एक्टर हैं, वो बिग बॉस में एक्टरों की जो क्वांटिटी है वो कम होती जा रही है और इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर्स की क्वांटिटी ज्यादा होती जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि देखो सबको एट द एंड रीच चाहिए ना। राइट, और रीच कहाँ से मिलेगी? सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया से। और वहीं पे कि कोई क्रिएटर चला गया तो उन्हें पता है पूरी कम्युनिटी उनको सपोर्ट करने पहुंच जाती है। राइट। नहीं, बट क्या होता है कि जैसे बॉलीवुड में एक्टर्स जो काम करते हैं, चाहे वो टीवी इंडस्ट्री हो या बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, वहाँ की एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है कि आपको रजिस्टर्ड करना पड़ता है एज एन एक्टर, और आप किस कैटेगरी में काम कर रहे हो। इधर आप स्पॉट बॉय हैं, लाइट वाले हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, जो भी हैं। मगर यहाँ की जो इंडस्ट्री है, इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री से बोलते हैं, क्रिएटर इंडस्ट्री है, वो कैसे वर्क करती है? यहाँ पे भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई सिस्टम है, या कोई ऐसा होता है कि टीवी इंडस्ट्री की किसी ने पैसे रोक लिए तो वो ऑर्गेनाइजेशन उनके बिहाफ पे बात करती है? यहाँ पे भी कुछ ऐसा काम होता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई ऐसा डेकोरम आपने मेंटेन किया है? कोई डेकोरम नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि चलो आज हम डेकोरम बना भी ले, हमने 100 लोगों को साइन कर लिया, कल फिर घर से कोई एक बच्चा वीडियो बनाएगा, डालेगा, वायरल होगा, कोई क्रिएटर बन जाएगा। ओके। अब हम उसको कहाँ से रिस्ट्रिक्शंस में लेके आए? वो देखेगा ना मैं इंडिपेंडेंट बना रहा हूँ, मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है? तो यहाँ पे यही तो है, डेली एक घर से एक नया लड़का निकलता है या लड़की निकलती है, वो कुछ ऐसा सोशल मीडिया पे डालते हैं, वायरल हो जाते हैं। राइट। अब उनको तो नहीं पकड़ सकते ना, उनको जरूरत ही नहीं है ना किसी की। बॉलीवुड में क्या होता है, उन्हें नीड है, उन्हें प्रोड्यूसर्स की नीड है, डायरेक्टर्स की नीड है, तो उन्हें मानना पड़ेगा, दूसरों की बातें माननी पड़ेगी, अपनी सीनियर्स की बातें माननी पड़ेगी।
यहाँ पे कौन सीनियर, रातों रात कल कोई भी बड़ा बन जाता है, कोई बड़ा बन जाता है। अच्छा, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हर जगह फैली थी कि भाई अब लोग फेक फॉलोअर्स के ऊपर भी जाते हैं, कि व्यूज भी फेक आ जाते हैं, फॉलोअर्स भी फेक आ जाते हैं, तो ऐसे तो क्रिएटर्स भी कोई भी बन जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। फेक फॉलोअर्स कोई नहीं लेता, मोस्टली जितने कंटेंट क्रिएटर होते हैं सब के जेन्युइन ही होते हैं। ओके। अगर कोई फेक लेगा, फेक अगर कोई बंदा ले रहा है तो उसके क्या होगा, आपको व्यूज नहीं मिलेंगे, ओके, ठीक है, कमेंट्स नहीं मिलेंगे, आपकी एंगेजमेंट से आपको पता लग जाता है ना। और फिर वो उन फेक फॉलोअर्स से करेगा भी क्या, वो कोई कंटेंट क्रिएटर थोड़ा ना फिर। एग्जैक्टली। और यहाँ का डेकोरम कैसे मेंटेन करते हैं, किस तरीके का काम करने का तरीका कैसे होता है? जैसे बॉलीवुड में हर तरीके की प्रोडक्शन हाउस होता है कि पूरी तरीके से काम करता है, यहाँ सब मन मर्जी के मालिक है, कोई सब अपने आप में राजा है। अच्छा, किसी को किसी की जरूरत नहीं है, बस ये होता है कि कुछ लोगों की लोग रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे हमें सब जानते हैं, सबके साथ हमारा रिश्ता अच्छा है तो लोग हमारे रिस्पेक्ट करते हैं बदले में, तो हम उन्हें कुछ कहते हैं तो हमारी सुन लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके लिए मानना हमारी बात कंपलसरी होता है, बट वो एक रिस्पेक्ट में वो सुन लेते हैं, क्योंकि जरूरत पड़ जाती है उन्हें कहीं ना कहीं हमारी, तो ये एक गिव एंड टेक वाली पॉलिसी चलती है हमारे यहाँ। एग्जैक्टली। कभी आपके साथ ऐसा इंसिडेंस हुआ है, कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर जिसके साथ आपको काम करके बहुत ही नेगेटिव वाइब आई और आप चाहते भी नहीं और आपने फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू भी किया, कोई ऐसा इंसिडेंस है? कोई एक ऐसा जो आपको याद रहो? देखो, याद तो है लेकिन शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि मैं नाम मत ले आप, मुझे मालूम है, मैं समझता हूँ, मैंने इसके लिए भी आपको क्लॉज दे रहा हूँ कि आप नाम मत ले, फिर भी इधर आप। मेरे साथ था एक ऐसा बंदा था कि भाई वो नया नया फेमस हुआ एकदम पहले पास आता था, मेरे रहता था, मेरे पास पूछता था, आगे पीछे घूमता था, एकदम उसको हाइप मिल गई, कुछ वीडियोस वायरल हो गई बहुत, एकदम उसके ना तेवर बदल गए, जैसे मुझसे भैया भैया करके बात करता है, साला एकदम तू पे आ गया। और आशीष कैसा है? अबे 4 दिन पहले तक तू भैया करके पैरों में पड़ा रहता था, नीचे बैठ के बात करता, तू नाम लेके बात कर रहा है, थोड़ी तो अकल सीख ले। राइट। तब मैंने उस दिन उसकी बहुत गंदी उतारी। अच्छा। और उसके बाद काम करना बंद कर दिया था। अच्छा, और कोई ऐसा आपका पॉजिटिव और बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल क्रिएटर जिसके साथ आपने काम शुरू किया, आज भी कर रहे हैं और आपका मन करता है कि इन लोगों के साथ काम करना चाहिए, वो इतने पॉजिटिव और कितना अच्छा एक्सपीरियंस? इसमें मेरे पास बहुत सारे नाम है, अब मैं स्पेसिफिक एक का नाम ले दूंगा तो दिक्कत ही हो जाएगी। बेस्ट होता है, हर इंसान का एक फेवरेट, जैसे बच्चा होता है, सारे हैं ना, आप समझो ना। आप बिजनेस उस पे बात ना करें, मैं प्रोफेशनली नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आशीष भाई को यहाँ पर पर्सनल जानना चाहते हैं कि मतलब आशीष भाई, कुछ होता है ना, हर इंसान का फेवरेट होता है भाई, एक एक्टर फेवरेट होता है एक, अब ऐसा तो नहीं है, हम एक्टर्स से भी ये सवाल करते हैं कि आपके फेवरेट को एक्टर कौन है? अगर देखो, मैं अगर फेवरेट यूट्यूबर में बात करूँ तो फिर तो भुवन बाम ही है। ओके, तो मैं ऐसे नाम ले देता हूँ ना जो मेरे पास है नहीं कि कल को अगर वो सुनेंगे तो एटलीस्ट वो आपके पास वो भी आए। नहीं, काम करा है हमने, भुवन बाम ने हमने साथ काम किया है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं किया है काम, लेकिन मेरे बहुत सारे भुवन बाम के साथ बिजनेस रिलेशनशिप रहा है। करेक्ट। लेकिन आई रिस्पेक्ट दैट गाय कि उसने कहाँ से जर्नी स्टार्ट की, वो कहाँ पहुंच गया। ओके, तो उनके साथ आपका एक्सपीरियंस एज अ प्रोफेशनल वे बहुत अच्छा रहा है। तो अच्छा, एक बात बताइए, आज के क्रिएटर ऐसी क्या मिस्टेक कर रहे हैं जो उनको व्यूज मिलने में और फॉलोअर्स मिलने में प्रॉब्लम हो रही है, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस? आज के क्रिएटर्स का सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, वो ट्रेंड के अकॉर्डिंग नहीं चलते। बहुत सारे लोग उन्हें लगता है कि वो अपने कंटेंट से फेमस तो हो गए, अब वो उसी कंटेंट को खींच रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, हमें भी अपने कंटेंट में बदलाव करने चाहिए। लेकिन नहीं, वो स्टेक क्या है, अपनी उस ईगो को लेके कि हाँ लोग मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं, मुझे पूछ रहे हैं, वो जो ईगो है ना, वो ईगो उन्हें डिस्ट्रॉय कर रही है। ओके, क्रिएटर्स में बड़ी जल्दी ईगो आती है, वो ये भूल रहे हैं हमारी इंडस्ट्री में जो लाइफ पीरियड है, लाइफ है एक क्रिएटर की, वो 4 से 5 साल ही है। ओके, 5 साल बाद डाउन फेस आएगा ही आएगा, अगर वो कुछ चेंज नहीं करेगा तो। बिल्कुल। ओके, तो उन्हें चेंज करना बहुत जरूरी है, उन्हें अपनी ईगो खत्म करनी बहुत जरूरी है। अगर आपका उस टाइम पे फेम पीरियड आया है, आपको लोगों को इग्नोर नहीं करना, आपको नहीं सीखना कि भैया कि मैं किसी से भी बदतमीजी से बात करूं, आपको नहीं दिखाना कि मैं बहुत बड़ा बन गया हूं, क्योंकि जब आपका डाउन फेस आएगा, उन जिनको आपने इग्नोर किया होता है उनमें से कोई ना कोई आपसे ऊपर पहुंचा होगा, फिर आपको उनकी हेल्प चाहिए होती है। और आप हेल्प उनकी मांग नहीं पाते, और मांगोगे तो वो देंगे नहीं, क्योंकि जब उनको चाहिए थी तब आपने नहीं करी। लोग बदतमीजी से बात करते हैं, लोग मिलते नहीं है, क्रिएटर बड़े बन जाते हैं, उसके बाद वो लोगों को ऐसे गंदे तरीके से इग्नोर करना शुरू करते हैं कि जिनके साथ उन्होंने बैठ के चाय भी पी होगी ना, उसको भी ऐसे इग्नोर करेंगे कि यार कौन है तू, मैं नहीं जानता। ओह माय गॉड, ये एक सबसे बड़ी समस्या है। ये तो एक्टर से भी बड़ा एटीट्यूड हुआ। बिल्कुल, उसके पीछे रीजन क्या है ना, क्रिएटर्स घूमते पब्लिकली लोग उनके पीछे भागती है, तो उनके अंदर एकदम ये आता है कि यार मैं तो क्या बन गया। अच्छा। और डिपेंडेंसी नहीं है किसी की, खुद के एक्टर है, खुद के प्रोड्यूसर है, खुद के डायरेक्टर हैं ज्यादातर लोग। राइट। तो अपने आप में राजा है, और स्टार्टिंग से ही पैसे की जो इनकम है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है।
अब आपने इनकम की बात करी है आशीष भाई, तो मैं इनकम पे ही आऊंगा। मतलब ये 3 प्लेटफॉर्म है जो बहुत ही बूमिंग है, यूट्यूब है, फेसबुक है और इंस्टाग्राम है, अब स्नैपचैट भी है इनफैक्ट। तो पहले सबसे बड़ी ये तो मिथ है कि कौन सा प्लेटफॉर्म कैसे पे करता है और कितने व्यूज पे कितने पैसे मिलते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो इसकी मिस्ट्री आज तक गुत्थी खुली नहीं है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप इस पर रोशनी डाल दें। देखो क्या है कि टाइम पीरियड टू टाइम पीरियड ना प्लेटफॉर्म्स की अर्निंग चेंज होती रहती है। ओके, ठीक है, एक टाइम था यूट्यूब पे सबसे ज्यादा अर्निंग थी। ठीक है, एज अ मतलब 1 लाख व्यूज पे ये मतलब नहीं, मैं थोड़ा सा रैंडमली पूछ रहा हूँ इसलिए क्योंकि 1 लाख व्यूज पे आराम से $100 बन जाते थे, आराम से $100, $200, $300 के बन जाते थे। ओके, और वहीं फेसबुक पे 1 लाख व्यूज होते हैं उस टाइम पे। फेसबुक पे 1 लाख व्यूज पे भी इतना ही सेम ही था। ओके, ठीक है, उस टाइम पे नहीं, जब यूट्यूब पे हाई था तब फेसबुक पे $20, $30 बनते थे। ओके, फिर क्या हुआ, फेसबुक ने इंक्रीज कर दी इनकम और व्यूज बहुत हाई कर दिए। ओके, कि लोगों के एकदम 10-10, 20-20 मिलियन तो आम हो गए व्यूज आना। हर किसी क्रिएटर के 20 मिलियन 30 मिलियन व्यूज फेसबुक पे आ रहे हैं। हाँ, क्रिएटर एक महीने में क्या कहते हैं $50,000 $40,000 महीने की अर्निंग कर रहे हैं फेसबुक से। वाओ। फिर दोबारा क्या हुआ, फेसबुक डाउन हुआ, यूट्यूब की दोबारा हाई हो गई। ओके, यूट्यूब से लोगों के आने शुरू हो गए 40,000 50,000 70,000 $1 लाख तक आते, लोगों के $2 लाख तक आते हैं। क्या बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब आपके जो क्रिएटर कंपनी में कोई ऐसा आपसे कनेक्ट है जिसके 1 लाख भी आते हैं? बहुत सारे। ओह माय गॉड, वेरी गुड। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके $1 लाख महीने के आते हैं। ओह वेरी नाइस। अच्छा, मतलब ये जो मिथ था तो ये मैं इसलिए जानना चाहता था क्योंकि अभी तक इस पे भी बहुत वीडियोस बनी हैं, लोगों को जानना है कि यूट्यूब कितने व्यूज पे कितने पैसा देते हैं, जो अभी तक खुली नहीं है। फिजूल की चीजें है ये, कभी मत सोचो कितने व्यूज पे कितना पैसा आता है। आपका काम है मुझे वायरल होना है, राइट, मुझे व्यूज लाने हैं, अपने आप दिख जाएगा, क्योंकि पैसा ऊपर नीचे होता रहता है। वो वेरी करेगा मतलब व्यूज के ऊपर और बेसिकली कंटेंट के ऊपर भी। ओके, कुछ ऐसा कंटेंट होता है जो प्रीमियम होता है, वहां पैसा ज्यादा मिलता है। ओके, प्रीमियम कंटेंट किसको कहते हैं? प्रीमियम कंटेंट वो होता है जहां पे प्रीमियम एड्स चलती हैं। क्योंकि जो आपके पास पैसा आता है ना, आप एक बात हमेशा समझो, जो आपको पैसा मिलता है वो कौन सा पैसा है? वो एड्स का पैसा है। करेक्ट। ठीक है, अब आपकी वीडियो पे किस टाइप की एड चल रही है? आपकी वीडियो पे उस टाइप की एड चलेगी जिस टाइप का आपका कंटेंट है। बट ये तो आप सेलेक्ट नहीं करते हैं ना? नहीं, लेकिन यूट्यूब तो सिलेक्ट करता है ना। यूट्यूब का एल्गोरिथम तो इतना अच्छा है ना। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, मैं एक एड लगाता हूँ, ठीक है, गूगल पे जाता हूँ, एक ऐड लगाता हूँ अपनी कि यार मेरी XYZ एक घड़ी है, मुझे वो बेचनी है। करेक्ट। ठीक है, उस घड़ी की कीमत है 10,000 रुपए, तो मैं ऐड लगाऊंगा। मेरी एक ऐड का CPM बेसिकली कॉस्ट पर इंप्रेशन या कॉस्ट पर क्लिक आ रहा है 500 रुपए। राइट, वो 500 रुपए क्रिएटर के पास जा रहा है पर क्लिक का। ओह, उसमें से अपना 40% यूट्यूब अपना रखता है, तो बेसिकली उसको 200 250 300 रुपए के आसपास मिल जाता है, टैक्स करके 250 रुपए आ जाता है। राइट, तो वहीं पे मेरे को 500 रुपए चार्ज आ रहा है, तो आपका 250 आ रहा है। आपका कंटेंट ऐसा है कि जहां पे मेरी वो जनता बैठी है, क्योंकि मैं ऐसी जनता क्लिक करूंगा कि मुझे ऐसी जनता चाहिए, तो यूट्यूब के पास एल्गोरिथम होता है। मतलब वो एक नीश मतलब सेलेक्ट करना पड़ता है कि यूट्यूब खुद बताता है कि आपको किस वीडियो पे उसका ऐड चलाना है। बिल्कुल। वहां पे जब उस टाइप की कंटेंट पे ऐड जा रहा है, आपका कंटेंट उस लेवल का है, वहीं पे अब मैं एक घड़ी बेच रहा हूँ जो सिर्फ 300 रुपए की है। करेक्ट। तो अब वहां पे मेरा क्लिक आ रहा है 10 रुपया, लेकिन अब मैं उस घड़ी को उस ऑडियंस के पास तो नहीं दिखाऊंगा जो ऑब्वियसली जो हाई रेंज वाले हैं। एग्जैक्टली। मैं दिखाऊंगा उस कंटेंट क्रिएटर की वीडियोस पे जो लो रेंज में कंटेंट बनाते हैं, तो वहां जाएगा। अब वहां पे मेरा कॉस्ट पर क्लिक कितना आएगा? 20 रुपया। अब वहां पे पैसा इसको कितना मिलेगा? 10 रुपए के आसपास। एग्जैक्टली। फर्क समझ गए? 250 और 10 रुपए का। राइट। ये फर्क है। ओके। अच्छा, अब अभी हाल फिलहाल में 2 और प्लेटफॉर्म बड़े बूमिंग है। मतलब ये प्लेटफॉर्म तो बहुत पुराना है, इंस्टाग्राम की अगर हम बात करें, मगर इंस्टाग्राम कुछ पैसे नहीं देता, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल बिल्कुल। इंस्टाग्राम बाहर देता है, US वगैरह में देता है, बट इंडिया में ये स्कीम या ये वाली जो पेड प्रमोशन या पेड वाला ये सिस्टम है, ये आपको ऐसा लगता है कि आने वाला या आएगा इन फ्यूचर में? बिल्कुल आएगा, जल्दी आएगा। जल्दी आएगा क्योंकि इस इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से रीड कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं, एक्सपीरियंस है, आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। बिल्कुल। तो जितने भी क्रिएटर्स हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा ये अच्छी न्यूज होगी आपके थ्रू कि अगर पता लगे कि इंस्टाग्राम पे भी ऐसा कोई सिस्टम आने वाला है। एंड व्हाट अबाउट द स्नैपचैट? स्नैपचैट पे तो भी है ना, मोनेटाइजेशन ऑन है। अच्छा, मोनेटाइजेशन ऑन है, इंडिया में भी ऑन है। बहुत लोग कमाते हैं स्नैपचैट से बहुत अच्छा पैसा। ओके। तो ठीक है, उतना ज्यादा नहीं है जितना फेसबुक और यूट्यूब पे था, बट स्टिल 2-3 लाख रुपए तो कमाई लेते हैं। रियली? हाँ। अच्छा, उसका कोई क्राइटेरिया जो आप यहाँ की ऑडियंस जो आपसे अभी तक कनेक्ट वैसे नहीं हुई है बट आपको देखती है और आपको पता है कि हाँ यार इनकी एक कंपनी है जो सिर्फ क्रिएटर्स के लिए काम करती है, तो उनको कुछ इन इजी टिप्स आप बताना चाहेंगे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं?
बेसिकली क्या है, आप इंस्टाग्राम पे जाके सोशियोपूल को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे सोशियोपूल को डीएम कीजिए, वहाँ पे आपको कोई ना कोई, अगर आपके कंटेंट में दम होगा, आपको पहले ही आपसे यही पूछा जाएगा आपका कंटेंट क्या, आप क्या बनाते हो। हमें अगर कंटेंट पसंद आता है तो हम उन्हें अपने पास बुलाते हैं, वरना हम नहीं बुलाते, क्योंकि भीड़ रख के हमें क्या करना है, हम सिलेक्टिव लोगों के साथ ही काम करना पसंद करते हैं, लिमिटेड एडिशंस के साथ काम करते हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इन्होंने इतनी बड़ी जर्नी भी तय करी। अच्छा, ये एक बात बताइए मेरे को, हाँ जी। क्योंकि आपने इतना सब कुछ नॉलेजफुल बातें हमसे की हैं, ये बताइए कि आप, वो कहते हैं ना, बेटर हाफ का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि आप हमेशा क्रिएटर्स के साथ घिरे रहते हैं, उसमें लड़कियां भी हैं और बहुत ट्रैवल भी करते हैं, तो वो कैसे मैनेज होता है प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ? मैं ये कहूंगा मेरी बेटर हाफ का इतना हाथ है, हमने बाइक से सफर स्टार्ट किया था, आज रेंज रोवर में घूमते हैं, और दोनों ने साथ मिलकर सफर स्टार्ट किया था और साथ मिलकर सफर को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। वेरी गुड। 10 साल पहले हम इस रिलेशनशिप में आए थे। लव मैरिज आपकी? लव मैरिज है मेरी। ओके। 5 साल मेरी शादी को हो चुका है, मेरा एक बेटा भी है। वाओ। तो हमने बहुत गरीबी से सफर को स्टार्ट किया और आज अमीरी के लेवल पे उस सफर को देख रहे हैं। मतलब वो कहते हैं ना, वो दिन देखे हैं साथ में, तो ये भी साथ में दिन। बिल्कुल, और इतना साथ है कि मेरा पूरा बिजनेस आज के टाइम में मेरी वाइफ ही संभालती है। वेरी नाइस। मैं आज के टाइम में सिर्फ नेटवर्किंग पे बिलीव करता हूँ, तो मेरा जो पर्पस है, जो मेरा वर्क प्रोफाइल है, वो सिर्फ नेटवर्किंग है। ओके। जो बिजनेस मैनेजमेंट है वो सारा मेरी वाइफ का है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी क्रिएटर को लेके भाभी ने मना किया होगा, नहीं यार इसके साथ काम नहीं करना है? डेली होता है। मतलब उसको लेके फिर कैसे सॉर्ट आउट होता है? मतलब माननी पड़ती है। अच्छा, वही मानने पड़ते, झुकना पड़ता है यार? झुकना पड़ेगा भैया। अच्छा, भले ही घर में खाना भी खाना है। दिस इज व्हाट, मतलब जब आप कह रहे हो इतना ज्यादा इम्पैक्ट है, साथ में काम करते हैं, तो रोल कितना बड़ा इंपॉर्टेंट है उनका? पूरा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है शायद वही चलती है सारी, मेरी तो कुछ चलती भी नहीं है। जहाँ उन्होंने अगर कह दिया कि ये फाइनल है तो वो फाइनल है। ओह वेरी गुड। अगर मैं कह दूंगा ना नहीं ये फाइनल है, स्टिल होना तब भी वही है। तो कई बार होता है कि मैं कैसे, कई बार ऐसा होता है कि यार पूजा नहीं यार ये सही लग रहा है मुझे, मैं अड़ जाऊंगा अपनी बात में, नहीं मैं तो ये करूंगा। अच्छा, उसके बाद मैं अगले दिन देख रहा था जो उसने कहा था वही हो रहा है और स्टाफ भी उसी की बात मान रहा है। तो मतलब समझ गए, इनडायरेक्टली आपके पास एक मैसेज भी पहुंच गया है कि अगर आपने सोशियोपूल में अगर किसी तरह लिमिटेड एडिशन में आना है तो आपको किसको कनेक्ट करना है। ये इनडायरेक्टली वे में एक आपके तक मैंने मैसेज पहुंचाया है, क्योंकि ये बहुत जरूरी इम्पैक्ट है। अच्छा, अभी आपने हाल फिलहाल में एक रजत दलाल जो बिग बॉस में हैं, उनके लिए एक मीट एंड ग्रीट भी रखा था, मीटअप कर रहा था। मैं बेसिकली इन्वाइटेड था वहाँ। वो एक्चुअली रजत दलाल को जो मैनेज करता है चेतन, ओके, वो मेरा भाई एक छोटा, ठीक है, उसने ही मेरे को बुलाया था, तो वहीं से हम सब आए थे जितने लोग थे। ओके। कभी ऐसा भी होता है कि यार जितने भी ये क्रिएटर्स हैं इनमें बहुत झगड़े भी होते हैं, रियल भी झगड़े होते हैं, जैसा भी ये एजाज खान, पूरव झा, इनके बहुत रियल झगड़े चल रहे थे जिसका मैं खुद गवाह हूँ। तो आपके साथ भी होता होगा और आपने कभी इनके झगड़ों को सॉर्ट कराया हो इन रियल लाइफ? पहले आपके आगे एक एग्जांपल हुआ था। वो तो हुआ था, मैं नाम बता, नाम नहीं बता। देखो आपके आगे थोड़ी देर पहले भी हुआ ही था, तो मेरे साथ तो ये बहुत नॉर्मल है। मैं अपने आगे कभी किसी को झगड़ा नहीं करने देता। अगर मेरे सामने कोई झगड़ा कर रहे होते हैं, मैं दोनों को धमका देता हूँ कि भाई मेरे आगे नहीं लड़ना है, जब मैं यहाँ से चला जाऊं या जब मैं कॉल पे ना हूं या मैं तुम्हारे सामने ना हूं, तब 100 बार लड़ो भाई। मेरे सामने लड़ना है तो भैया मैं यहाँ से चला और मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अगर आप मेरी बात नहीं मान रहे हो तो मैं तुमसे दोबारा जिंदगी में कोई बात नहीं करने वाला। फिर मेरा ये रूल भी है, मैं लोगों को छोड़ देता हूँ। फिर वेरी नाइस। अगर कोई हमारी बात नहीं मान रहा होता तो भैया हम भी कनेक्शन खत्म कर देते हैं। अच्छा, वैसे और आपका कोई ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि किसके साथ आपको काम करना है, किसके नहीं? कोई क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ दिल वाली बात है, जिससे दिल मिलता है सिर्फ उसका काम करते हैं। अच्छा, अब एक बात बताइए, आपका सबसे बेस्ट एंड पसंदीदा खुद का पर्सनली, अब यहाँ पे प्लीज डोंट बी सो कमर्शियल, मतलब खुद का पसंदीदा प्लेटफॉर्म कौन सा है जहाँ आपको कहते हो कि नहीं यहाँ काम करने में मजा आता है? यूट्यूब पे मजा आता है, क्योंकि पैसा सबसे ज्यादा वहीं आता है। अभी भी सबसे ज्यादा पैसा वहीं पर ही है और सबको वही रिकमेंडेशन देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन कहाँ है जहाँ आप घूमना पसंद करेंगे? क्या थाईलैंड? थाईलैंड? ये भाभी को पता है? साथ ही जाते हैं हम। हैं? नहीं मतलब 3 साल में 6 बार थाईलैंड जा चुका हूँ। ओके, ऑलराइट। और हम साथ में जाते हैं। अभी तो मैं न्यू ईयर थाईलैंड में मना के आया हूँ, फुकेट फीफी। अच्छा, वो भी वहीं पर ही गया है? हाँ, फुकेट फीफी, फुकेट गया था, फिर मैं फीफी आइलैंड गया था, अपनी वाइफ के साथ ही गया था। तो खूब एंजॉय करते हैं। मुझे लगता है कि थाईलैंड ना बहुत बेस्ट है। ओके। मैं आपको बताता हूँ सबसे बेस्ट चीज क्या है। पहले थाईलैंड जाने से पहले 3 साल पहले तक 5 साल से मैं रेगुलर गोवा जाता था। हर न्यू ईयर पे गोवा फिक्स था मेरा। मुझे एक दोस्त मेरा बोलता था, कह रहा यार कभी थाईलैंड जाके देख। मेरे माइंड में क्या था, अबे अच्छी यार गंदगी है वहाँ। वही हम लोगों ने सुना है ओके कि थाईलैंड गंदा है, ये है, वो है, ऐसा होता है, प्रोस्टिट्यूशन होता है, ये सब चीजें होती है। माइंड सेट भी कहीं ना कहीं वही था। मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा ऐसी गंदी जगह न्यू ईयर कौन जाता है यार। कह रहा कभी अपनी बीवी को। मैंने कहा कैसी बात कर रहा है, बीवी के साथ वहां जाएगा, थाईलैंड जाएगा? अबे छी यार गंदी जगह। फिर एक दिन ना पता नहीं क्या हुआ कि मैं चला गया। अच्छा।
वहां जाके मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया पूरा। करेक्ट। यार प्रोस्टिट्यूशन जो हो रहा है वो एक एरिया में हो रहा है, वो एक बहुत पर्टिकुलर एरिया है, वो भी पूरे थाईलैंड में थोड़ा ना हो रहा है। एग्जैक्टली। तो हम सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया के चक्कर में, क्योंकि बहुत सारे लोग 90% लोग शायद उसी के चक्कर में वहां जाते हैं, तो वो इसलिए वो थाईलैंड पहले हो गया। लेकिन अभी करंट में जितने कपल्स आ रहे हैं, मैंने इतने कपल्स, इतनी फैमिली मेरे नॉन में दुनिया गई है थाईलैंड। ओके। तो वहां पे आप देखोगे ना, थाईलैंड गोवा से बहुत सुंदर, एब्सोल्युटली, साफ, सस्ता, टिकाऊ, ये बात तो हर सही। चीज बहुत बढ़िया। और गोवा में हर बार जाओगे तो सेम बीचेस सेम कुछ। थाईलैंड में क्या होता है, हर बार जाओ, कभी फुकेट, कभी जोमाइतन, कभी पटाया, कभी बैंकॉक, कभी फीफी। अब अगला मेरा प्लान, मैं कराबी जाऊंगा। ओह यस। उससे पहले मैं कोफांग, कोसमुई, ठीक है। अभी चियांग माई एक नई जगह मेरे को किसी ने बताया कि वहां जाओ। तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि न्यू ईयर, हर न्यू ईयर पे मैं एक नई लोकेशन पे होता हूँ। मतलब पूरा थाईलैंड को एक्सप्लोर करना है। अच्छा है, सस्ता Exactly. है। सबसे बड़ी बात, मैं गोवा जाता हूँ, मेरा पर हेड का अप्रोक्स 1 लाख रुपीज खर्चा आता है, राइट। सेम मेरा थाईलैंड आता है। हाँ एग्जैक्टली। तो मतलब गोवा इज दैट मच एक्सपेंसिव नाउअडेज। आशीष भाई, आपने ना लाखों इन्फ्लुएंसर बनाए, और आज एक ऐसा वक्त आ गया कि आप खुद भी इन्फ्लुएंसर क्रिएटर बन गए। ऐसा क्यों सोचा आपने, ये बताएं जरा। मैं एक्चुअली इन्फ्लुएंसर क्रिएटर नहीं हूँ, ये मैं टाइम पास कर रहा हूँ। अच्छा। ये मैंने जो पॉडकास्ट सिस्टम स्टार्ट किया, ये सारा का सारा सिर्फ एक टाइम पास है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। बट ऐसा क्यों टाइम पास, जब आपको मालूम है कि ये बहुत सीरियस बिजनेस है, इससे लोगों के थ्रू, आपने ऐसे क्रिएटर के थ्रू आप बहुत अच्छी कंपनी चला रहे हैं, तो ये फिर ये टाइम पास क्यों है आपके लिए? अब टाइम पास इसलिए बताता हूँ क्योंकि मेरा मेन कोर बिजनेस एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, राइट, क्रिएटर मैनेजमेंट है। यस। मेरे पास फुर्सत नहीं होती। ये जो मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किए, ये क्या होता है, कभी महीने में एक दिन टाइम मिल गया, फ्री हूँ, 2-4 भाई है मेरे, सबको जानता हूँ, कोई फ्री है, चला आ जाओ यार बैठते हैं। तो इससे क्या होता है, एक दूसरे को जान लेते हैं। और मैं कंटेंट लोगों को परोस देता हूँ। और मेरे पास क्या है, बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं, तो इससे मेरा जोश टॉक वायरल हुआ है। मेरे पास इतने लोग कॉल आते हैं, तो मैं क्या होता है कि अपने पॉडकास्टों के थ्रू इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ पब्लिक तक। राइट। कि इस बहाने मेरी कुछ चल जाएगी। मेरे व्यूज भी नहीं आते इतने खास, क्यों? क्योंकि मैं रेगुलर कंटेंट नहीं डालता। बट इंपॉर्टेंट तो ये है क्योंकि आप सभी क्रिएटर के साथ कनेक्टेड हैं, इसलिए लोग आपको देखना पसंद करते हैं, आपकी जर्नी जानना पसंद करते हैं। और यहाँ भी हमारा मकसद यही था, क्योंकि जो क्रिएटर्स, अपकमिंग क्रिएटर्स हैं, जिनको बनना है, आपसे कुछ ऐसी टिप्स मिल जाए उनको कि उनको क्या फॉलो करना चाहिए। जो अपकमिंग क्रिएटर्स हैं, उनको क्या दिमाग में रख के क्रिएट करना चाहिए अपना क्रिएटर, जरा उसकी एक टिप्स बता। भाई मैं ये कहूंगा स्पेसिफिकली, फॉलो द ट्रेंड को फॉलो करो। तुम्हें लगता है कि यार मैं कॉपी क्यों करूं, कुछ अपना बनाओ, तो अपना बनाओ। अगर तुम्हें लगता है यार अपना कुछ आइडिया नहीं मिल रहा ना, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी कॉपी मारो यार। जब एक बार फ्लो में आ जाओगे ना, तब अपना कुछ नया परोस देना। क्योंकि एट द एंड सोशल मीडिया का एल्गोरिथम चलता ही ट्रेंड के अकॉर्डिंग है। वो नई आईडी को रीच क्यों देगा? वो तभी देगा ना जब उसको लोग देखना पसंद करेंगे। और कब देखेंगे? जब वो ट्रेंड के साथ चलेगा। करेक्ट। लोगों, आपने देखा होगा, एक कोई नया वायरल गाना आता है, उसके ऊपर लोग नए नए वायरल होने शुरू होते हैं, नई नई आईडीज दिखनी शुरू होती है आपको। वो ट्रेंड है यार, कोई भी चीज ट्रेंड में आती है। आपने देखा होगा दिवाली आ रही है, लोग दिवाली के ऊपर वीडियो बनाते हैं, वहां से लोग क्रिएटर्स बड़े फेमस हो जाते हैं। आपने देखा होगा क्यों एक बड़े से बड़ा क्रिएटर दिवाली, स्कूल, इन सब टॉपिक्स को फॉलो करता है। जब स्कूल का टाइम आता है, एग्जाम्स का टाइम होता है, वो एग्जाम्स की वीडियोस बनाते हैं। दिवाली आती है, दिवाली बनाते हैं। न्यू ईयर आता है, न्यू ईयर बनाते हैं। ईद आता है, ईद पे वीडियोस बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ट्रेंड है उस टाइम पे। वो ट्रेंड क्या होता है, आपकी वीडियोस को धकेलता है आगे। तो उसी ट्रेंड को फॉलो करना है। बिल्कुल। जो टाइम चल रहा है उसी के ऊपर कंटेंट क्रिएट करें, सो दैट एआई जो है, एआई के ऊपर एकदम मेरे दिमाग में आ गया, क्योंकि मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना था कि आज के टाइम पे एआई कितना इंपैक्ट डाल रहा है और एआई का कितना बड़ा रोल है। एआई का रोल ये है कि हमारा पूरा यूट्यूब, या मैं कहूँगा सारे सोशल मीडियाज एआई को ही फॉलो कर रहे हैं। ओके। वो एआई के बेस पे ही अपने आप चीजें सिलेक्ट होती है। कोई पर्सन बैठ के आपकी वीडियोस को आगे नहीं पहुंचाता। लोग कहते हैं यार ट्रेंडिंग में वीडियो आ गई, किसी ने पुश करवाई होगी, पैसे दिए होंगे। नहीं भाई, सब एआई बेस्ड है। ओके। एआई सिलेक्ट करता है कि यार इस वीडियो को ट्रेंडिंग में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। करेक्ट। सब एआई का खेल है। चलो ठीक है, मैं यहाँ से आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, रैपिड फायर है, 1 वर्ड और 1 लाइनर में आप जवाब दीजिए। ओके, टेल मी योर फेवरेट कार। मेरी फेवरेट कार तो भैया स्विफ्ट ही थी नहीं, आज जो है आज, मतलब ऐसा मेरा कोई फेवरेट कुछ है नहीं। मैं आपको फैक्टफुली बताऊं, मतलब मेरी कोई पर्सनल नीड नहीं है। ये जो आज मेरे पास गाड़ी भी है ना, ये भी मैंने सिर्फ ऐसी, मेरे को लोगों ने एक्चुअली बोलूं तो मैंने भी नहीं ली है गाड़ी, मेरे को जबरदस्ती दिलाई गई है। अभी पूछ तो नहीं कौन सी गाड़ी है, वो भी बता दे जरा। मेरे पास रेंज रोवर है। ये रेंज रोवर किसी ने ऐसे ही दिला दी? भाई सच है, सेवेंजर्स वालों ने मेरे डंडा कर दिया भैया। पहले मेरे पास मर्सिडीज थी, तो मर्सिडीज में क्या होता है, जब हम 4 जने बैठते थे दब जाती थी। मेरे पास A क्लास थी सेडान। ओके। तो वो कह रहे भैया यार कुछ ऐसी लो जो मतलब थोड़ा बैठे दमदार सी लगे।
तो जबरदस्ती मुझे रेंज रोवर दिलवाई गई है ताकि लगे ओके कि यार कहीं जाए तो लगना चाहिए कि यार किसी कोई बंदा आया है। कह रहा मर्सिडीज में ऐसे लगता है यार कि क्या बच्चे से आ गए। नहीं, वो अब आपकी पर्सनालिटी को सूट कर रहा है। ये बात सही कही, ये एवेंजर्स वालों का रोल है इसमें बहुत बड़ा। हाँ बेसिकली बोलूं, अच्छा मर्सिडीज में भी किसी और का रोल था। अच्छा। मर्सिडीज मेरा एक भाई है बकलोल, वो उसने दिलवाई थी जबरदस्ती मुझे। वाह। उससे पहले मैं इनोवा चलाता था। अच्छा। कह रहे यार इनोवा कह रहे क्रिएटर इंडस्ट्री में आ चुके हो, हर बंदा महंगी लग्जरी गाड़ी ले रहा है, आप इनोवा। मैंने कहा यार क्यों खर्चा करवा रहा है, जबरदस्ती मेरे को गाड़ी दिलवाई। ओ, तो मतलब जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं उसके पीछे ये राज है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्रिएटर इसके पीछे है। हाँ अच्छा, मेरे साथ मैं आपको तो मैं आईफोन भी नहीं ले रहा था, मैं वीवो चलाता था। क्या बात कर रहे हो? मैं बता तो रहा हूँ, मैं फिजूल खर्चे नहीं पसंद करता। मैंने क्योंकि बहुत एक रुपया करके जोड़ा है, ये एम्पायर खड़ा किया है, तो मुझे फिजूल खर्ची बिल्कुल ही पसंद नहीं थी। वेरी गुड। तो वो मेरे साथ जितने लोग रहते इतना मेरे को जबरदस्ती उन्होंने बदलवाया है, वरना मैं ऐसा नहीं था। मेरे को मैं कहता यार वीवो है सही चल रहा है, मैं क्यों खर्चा करूं 1 लाख 2 लाख रुपए का। ये अभी सबको खुद को एडवाइस दे रहे हैं कि सब ट्रेंड के साथ चलो, ठीक है, ट्रेंड के साथ कंटेंट क्रिएट करो, और ये खुद अपने ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे हैं, कैसे होगा? क्योंकि खर्चा नहीं होता ना मुझसे। ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट पता लगी आशीष भाई के बारे में कि थोड़ा खर्चा करने में सोचते हैं, बट ये जायज भी है, अच्छा भी है। मैं घूमने फिरने में खर्चा करता हूँ। राइट। मेरे को मैं कितनी कंट्रीज घूम चुका हूँ। मैं यूरोप घूमा हूँ, 2 बार यूरोप गया हूँ मैं। Right. अभी लंदन जा रहा हूँ, यूएस जा रहा हूँ, थाईलैंड में 6 बार जा चुका हूँ। अब सोचो ना मैं कितना खर्चा करता हूँ। थाईलैंड तो मैं मुझे लगता है हर न्यू ईयर पे जाने ही वाला हूँ मैं अगले कई साल। अच्छा, तो इनकी फेवरेट प्लेस तो आपको पता लग गई है। अच्छा, नाउ टेल मी। सबकी है मुझे लगता है वो। ना, ये बात तो हकीकत है। नाउ फेवरेट प्लेस टू ईट। फेवरेट प्लेस टू ईट, यस यार छोले भटूरे। कहाँ के? हमारे नांगलोई के। अच्छा, मलिक छोले भटूरे वाला है। ओके। वहाँ के छोले भटूरे भैया वो क्लास। ऑलराइट। और योर फेवरेट फूड? मेरा फेवरेट फूड भी छोले भटूरे ही है। अच्छा, वो भी फेवरेट वही है? हाँ, छोले भटूरे मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। अगर मैं वो देख लूँ, मैं डाइटिंग वाइटिंग तेल लेने आज तो भटूरे आन दो। ओके, फेवरेट ड्रिंक? फेवरेट ड्रिंक विस्की। हाँ, आई एम द विस्की लवर। ओके, इफ यू गेट अ चांस टू टॉक टू पीएम, व्हाट वुड यू टॉक अबाउट? मैं यही कहूंगा कि सर कुछ क्रिएटर इंडस्ट्री के लिए अच्छा कीजिए प्लीज। जो आजकल गंदगी फैल रही है उसे बंद करवाइए। जैसे कि बहुत चीजें हैं कि वल्गैरिटी ना हो कंटेंट भी, क्योंकि सोशल मीडिया बच्चे ज्यादा देख रहे हैं। राइट। तो मैं सोचता हूँ कि यार ये वल्गैरिटी थोड़ी खत्म हो जाए, थोड़ी कम हो जाए। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मेरे माइंड में आया है, क्योंकि आपसे बात करते करते अभी मैं एक जगह एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में एक कानून पास हुआ है कि जो माइनर हैं उनको सोशल मीडिया हैंडल अलाउड नहीं है टिल द टाइम दे विल नॉट बीइंग एन एडल्ट, और उसको परमिशन लेने पड़ेगी। तो आपको लगता है कि ये सही है आज के दौर को देखते हुए? मुझे लगता है सही है। राइट, बिल्कुल सही है। क्योंकि रीजन क्या हो गया, तो अभी बच्चे हैं ना, वो अपना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। अब वो क्या देखते हैं, क्रिएटर्स महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, महंगा लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज में घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें उसके पीछे की स्टोरी नहीं पता। राइट। क्या पता वो गाड़ी किराए की हो, क्या पता वो गाड़ी मांगी हो, क्या पता वो फॉरेन ट्रिप किसी और की स्पॉन्सर हो। राइट। ठीक है, क्या पता वो जो कपड़े पहन के घूम रहे हैं वो ऐसे किसी दुकान वाले से मांग के लाए हो थोड़ी देर वीडियो बनाने के लिए। क्या पता जिस 5 स्टार होटल में बैठे हैं उन्होंने सिर्फ एक रील बनाने के लिए वहां गए हैं, वहां जाके एक चाय ली 300 रुपए की, एक रील बना के वापसी आ गए। बिल्कुल नहीं जानते ना वो बच्चे, लेकिन वो बच्चे अब उस लाइफस्टाइल को देख के अपना दिमाग खराब कर रहे हैं। राइट, वो गलत है। तो मुझे लगता है कि बच्चों से थोड़ा सोशल मीडिया दूर होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या सही एज होनी चाहिए, मतलब सोशल मीडिया पे आने के लिए, और एज अ क्रिएटर को भी अगर एज अ करियर लेने के लिए? एटलीस्ट 14 to 16। 14 to 16, बिल्कुल, उससे पहले नहीं। और आपको लगता है कि क्या आज के आने वाली यूथ एज अ क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर को अपना एज अ करियर ले सकती है और लेना चाहिए? वैसे लेना तो चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। बहुत अच्छा करियर है, लोग पैसे कमा रहे हैं, हमने कमाए हैं। आप देखो ना, हम भी तो इस इंडस्ट्री से निकल के पैसा कमा के निकले और बहुत अच्छे से सेटल हुए हैं। हमारी लाइफ में आज के टाइम में मेरे तो पूरी एरिया में, पूरी फैमिली में एग्जांपल्स दिए जाते हैं। मगर ऐसा नहीं है कि आशीष भाई के आपकी बात सुन के बहुत सारे यूथ ये भी तो है कि वो जो लोग जॉब क्लास में जाना चाहते हैं या बिजनेस क्लास में, मैं तो कभी कहता ही नहीं जॉब में जाने के लिए। हाँ, मैं तो कभी कहता ही नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं जाए? मैं बिल्कुल नहीं भैया, बिजनेस करो यार, कुछ भी करो। मैं कह रहा हूँ चाय की दुकान लगाओ अपनी। एग्जैक्टली। लेकिन उसे अच्छे तरीके से करो ना, तभी तो हमारी कंट्री सुधरेगी। हर कोई जॉब करने चला गया तो हम अपनी कंट्री को इंप्रूव कैसे कर पाएंगे? एक कंट्री को इंप्रूव करने के लिए बिजनेसमैन का बहुत बड़ा हाथ है। करेक्ट। आप कुछ नया लाओगे, कुछ अच्छे तरीके से करोगे, जो भी तो होगे। आपने पहले कभी देखा था कि अच्छे पढ़े लिखे लोग रेडिया लगाते हैं? कभी नहीं देखा था ना, 10 साल पहले तक। अब जितने भी आप दिल्ली जैसे शहर में MBA चाय वाला या इतने कितने इंजीनियरिंग, बहुत सारे मतलब लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, बट वो इस तरीके से बिल्कुल आप, मैं कह रहा हूँ दिल्ली जैसे शहर में जनरली आपको जितने ठेले वाले मिलेंगे ना, अच्छे मोमोज बेचने वाले, बर्गर बेचने वाले,
सब आपको एजुकेटेड, ग्रेजुएट, बीटेक, एमटेक, एमबीए ये लोग मिलेंगे अब। तो इसके पीछे आपको नहीं लगता ये अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा रोल है? नहीं, इसके पीछे ये है कि हमें नौकरी नहीं करनी। अच्छा, इसके पीछे ये है कि कोई दिक्कत नहीं है भाई, 1 लाख क्या कहते हैं, 1 लाख की जॉब करने से अच्छा 80,000 रुपया, 50,000 रुपया यहाँ से कमा लेंगे, अपनी लिबर्टी तो है। ओके। पॉलिटिक्स को लेके आपका क्या नजरिया है? मेरा तो बहुत अच्छा नजरिया है, मैं तो खुद सोचता हूँ कि कभी हमें मौका मिले तो हम जरूर जाएंगे। नहीं मतलब किस नजरिया तो आपका अच्छा है, बट किस पार्टी को लेके आपको क्या सोच है? देखो भैया, और बहुत ज्यादा जो आज के दौर में हम देखते हैं हिंदू मुस्लिम हो रहा है या पॉलिटिक्स में लेके बहुत सारी चीजें, तो आप उसको लेके क्या बोलते हैं? मैं बेसिकली उसको लेके ही कहूँगा कि ये सब फिजूल की चीजें हैं। ये हर पॉलिटिशियन का एक एजेंडा होता है और ये हर कंट्री में होता है। करेक्ट। या हिंदू मुस्लिम हो रहा है तो कहीं ब्लैक एंड व्हाइट हो रहा है, Right. तो कहीं शिया सुन्नी हो रहा है, हाँ, कहीं तालिबान वर्सेस नॉर्मल गवर्नमेंट हो रहा है, एग्जैक्टली। कहीं शरिया कानून लागू करवाने के लिए लड़ाइयाँ चल रही है। राइट राइट। तो हर कंट्री में कोई ना कोई एक एजेंडा होता है। Right. कहीं एक राष्ट्रपति यूं बन जाता है कि इंडिया को मालदीव से बाहर करो, इंडिया, एग्जैक्टली। उसी बिहाफ पे वो एक पॉलिटिशियन एजेंडा चलाते हैं और वो पॉलिटिक्स में जीत जाते हैं। करेक्ट। तो फॉलोअर बनाने की बात है ये। बेसिकली मैं कहूंगा पॉलिटिक्स इज जस्ट लाइक सोशल मीडिया। हाँ, हर किसी को अपने फॉलोअर बढ़ाने हैं, और सबसे बड़ी बात, जिसके फॉलोअर ज्यादा है वो जीत जाता है। और अब तो पॉलिटिकल लोग भी क्रिएटर्स का सहारा ले रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स का सहारा ले रहे हैं। आज भी मेरे पास एक कॉल आई है कि यार अभी दिल्ली के इलेक्शन से कुछ क्रिएटर चाहिए। अच्छा, मतलब पहले एक्टर्स आते थे बॉम्बे से, लेकिन अब क्रिएटर्स आते हैं। अब क्रिएटर्स जाएंगे। मतलब इतना बड़ा इम्पैक्ट है और इतनी बड़ी मार्केटिंग है। अच्छा ये बताइए, हु इज योर फेवरेट क्रिएटर? इसमें तो नाम बताने, बताया ना, भुवन बाम। मतलब ही इज योर फेवरेट क्रिएटर। और कोई ऐसा क्रिएटर जिसके साथ आप वाकई में इन फ्यूचर में काम करना चाहते हैं और अभी नहीं किया? यार ऐसा तो कोई नहीं है, मैंने मोस्टली सबके साथ ही काम किया। कोई तो ऐसा होगा मतलब इंडिया का जब आपको लगता है कोई कि भी नहीं है इंडिया में ऐसे टॉप क्रिएटर। मतलब ओके, वर्ल्ड में जाते हैं, ठीक है, वर्ल्ड में तो बहुत नाम आ जाएंगे ऐसे तो। एक बताइए योर फेवरेट वन। यार मिस्टर बीस्ट के साथ अभी रह गया मेरा काम करना, वरना मुझे करना चाहिए था। अच्छा। मिस्टर बीस्ट क्या करेंगे, कभी स्पॉन्सर करेंगे। ओके। और स्पॉन्सर कराना चाहता हूँ वैसे, मैं भी देखना चाहता हूँ कि कितना पैसा मांगेगा स्पॉन्सर करने का। ओह माय गॉड। और वो हम कराएं। ओके। और व्हिच क्रिएटर अनॉय यू द मोस्ट? यार ये देखो ऐसा है ना, एक पर्सनल भी लाइफ होती है। नहीं है, पर्सनल लाइफ ही नहीं है हमारी। हमारे बिजनेस और पर्सनल दोनों मिक्स हो चुकी है आज के टाइम पे। मतलब ऐसा कोई नाम नहीं मिलेगा। अच्छा, और अगर आशीष ये अपनी क्रिएटर कंपनी नहीं चला रहे होते तो क्या कर रहे होते? भैया कांस्टेबल होता, रोड पे लोगों को डंडा मार के ट्रैफिक की लाइट क्लियर करा रहा होता। ओके। और लास्टली आप हमारे शिराज खान शो के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये कहूंगा कि हमारे शिराज भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे शोज बना रहे हैं, बहुत अच्छे एपिसोड्स इनके मैंने देखे हैं। तो भैया इनको फॉलो करो, इनको सपोर्ट करो और आगे से आगे बढ़ाओ। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपको वाकई में एज अ क्रिएटर, एज अ इन्फ्लुएंसर आगे बढ़ना है तो आप हमारी आशीष भारद्वाज जी की ये स्टोरी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको ये बहुत इंस्पायर करेगी, मोटिवेट करेगी। और जिन लोगों को मतलब एज अ मोटिवेट करना है और एज अ क्रिएटर अपना करियर देख रहे हैं, तो प्लीज़ इनकी कंपनी सोशियो पूल में आके इनसे कनेक्ट करें, इनको डीएम करें, डेफिनेटली दे विल हेल्प यू आउट फॉर द सेम। बिल्कुल भाई। और इनकी स्टोरी आपको अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ एंड प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।